जय हिंद बच्चों, स्वागत करते हैं आप लोग का एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि सेल यानी कोशिका का पहला टेस्ट आप लोग का हो गया है और पहला टेस्ट खत्म होने के बाद इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं करा पाए थे, तो लाइव में थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आ रहा था, इस कारण से मैं लाइव नहीं ले पा रहा था। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैं अभी इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोग इसको अपने अपने आंसर की जैसा समझे। और ये सॉल्यूशन है सेल का 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सेल क्लास 11th के लिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसका आंसर तैयार करते हैं। फिर बच्चों देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है पादप कोशिका रिक्तिकाओं में पाए जाने वाले जल में घुलनशील वर्णक होते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट सेल वाइकल्स आर। बताओ यहाँ पे क्या है? 4 ऑप्शन है। एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन्स है, जैंथोफिल्स है, क्लोरोफिल है और क्या है? कैरोटिनोइड्स। बताओ यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ पूछ रहा है वाटर में सोल्यूबल कौन सा है, ना कि फैट में, ना कि प्रोटीन में, वाटर में। तो वाटर में सोल्यूबल कौन सा है? एंथो है ना, साइनिन, एंथोसाइनिन ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं चले, ठीक है, और छोटे से वीडियो में इसको निपटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कथन 1, यानी कथन निष्कर्षण पर यह दिया हुआ कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन 1 में कहता है यौगिक और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने कोशिका के संरचनात्मक विवरण को खुलासा किया। क्या बात सही है? स्टेटमेंट 1 में कहता है इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिवॉल्व्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। ठीक है। कथन 2 कहता है थियोडोर स्वान 1839 में ने बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाहरी परत यानी परमाणु झिल्ली होते हैं। स्टेटमेंट 2 में कहता है द थियोडोर स्वान इन 1839 रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बताओ यहाँ से? ऑप्शन ए में कहता है भाई साहब, क्या कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी कहता है कथन दोनों कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर है ना करेक्ट। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है और 2 क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है दोनों कथन गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए चलेंगे, यानी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए है ना, मैंने पढ़ाया है लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो जिस समय इन्वेंशन हुआ था किसका? कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है ना, यौगिक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उस समय इसके द्वारा यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को अच्छे तरीके से देखा गया था और पता लगाया गया था। लेकिन थियोडोर स्वान है ना 1839 में क्या ये बताया था? तो बिल्कुल नहीं बताया था, इसलिए कथन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के लिए विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 to 5 कहता है अगर ऑप्शन ए चूज करेंगे 3 से 5 तक में, कथन वाला क्वेश्चन में है ना, तो अभी कथन सही रहेगा, लेकिन कारण क्या रहेगा? गलत रहेगा। यहाँ पे अगर असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन बी में कहता है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों सही है लेकिन कारण है ना, यानी रीजन जो है असर्शन से मतलब नहीं रख रहा है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी क्या कहता है बालक? कहता है कथन और कारण दोनों सही है और कारण भी अभी कथन का सही स्पष्टीकरण है, इसमें मतलब नहीं था, इसमें मतलब है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड ऑल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन डी कहता है अभी कथन गलत है लेकिन कारण क्या है? सही है। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। बताओ यहाँ पे समझना, दोनों क्या है भाई साहब? दोनों सही है ना। बताओ यहाँ से असर्शन क्या है? सॉरी, असर्शन क्या है? इनकरेक्ट है और रीजन क्या है? करेक्ट है। बताओ अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है अभिकथन यानी असर्शन सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पाद से बने होते हैं। असर्शन all living organisms are composed of cells and products of cell। कारण कहता है रोडोल्फ बिर्चो ने कहा ओमनिस सेलुला इम्यूरुला। बताओ यहाँ से कहता है रोडोल्फ बिर्चो स्टेटेड ओमिस सेलुला इम्यूरुला। जी नहीं, ओमिस सेलुला ई सेलुला बोला था ना, ओमिस सेलुला ई सेलुला। बताओ तो ये बात क्या है? कारण क्या गलत है? तो कारण गलत है और क्या है? स्टेटमेंट असर्शन सही है ना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर
किसके साथ चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में यही बात तो बोल रहा है ना कि इसका कारण क्या है, मतलब असर्शन क्या है, सही है, लेकिन कारण क्या है, सही नहीं है। यही बात यहाँ बोल रहा है। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ना 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या कर रहा है, यही कर रहा है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। यही बात मैंने ही बोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। किसना? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 कहता है आपके स्क्रीन पर, अभिकथन सीलिया और कसाभिक यानी सीलिया और फ्लैजिला सेंट्रियोल जैसी संरचना से निकलते हैं जिन्हें वेसल बॉडी कहते हैं। सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसल बॉडीज। कारण कहता है सेंट्रियोल का केंद्रीय भाग भी प्रोटीन युक्त होता है और इसमें इसे क्या कहा जाता है? हब कहा जाता है। जी साहब, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल क्या है? गलत है। यहाँ पे इसका क्या बताओ? तो इसका जो दिख रहा है कारण क्या गलत है, रीजन क्या गलत है? द सेंट्रियोल्स पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो है ना प्रोटीनेशियस कॉल्ड द हब। अब यहाँ पे गलत नहीं डायरेक्टली बोल सकते, सॉरी गलत यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फिर से पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कथन सही है और कारण क्या है? गलत है। भाई साहब कथन तो सही था वहां पे, लेकिन कारण भी गलत नहीं था। दोनों क्या सही है? कथन भी सही है और कारण भी क्या है? दोनों सही है, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है क्वेश्चन नंबर 4 में। बट यहाँ एक बात कर रहा है ना कि कारण है ना, कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि कारण जो है ना, रीजन जो है ना, असर्शन से कोई मतलब नहीं रख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। किसका बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया आंसर? बी हो जाएगा। 5वां में आते हैं। 5वां में क्या कहता है? कहता है अभिकथन थाइलोकोइड्स की झिल्ली लूमेन नामक एक स्थान को घेरती है। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकोइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ये बात तो सही है। ठीक है, कारण बोलता है 2 माइक्रोकॉन्ड्रियल झिल्लियों में माइटोकॉन्ड्रियल कार्य से जुड़े अपने विशिष्ट एंजाइम होते हैं। ये बात भी सही है ना। लेकिन देखो यहाँ कथन भी अलग है और क्या है? रीजन भी अलग है। द 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैव देयर own स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या यानी कि आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन नंबर किसका? 5 का। ये था असर्शन रीजन 3 क्वेश्चन का। अब आते हैं हम लोग 6ठा नंबर में। कथन निम्नलिखित में से कितने कथन गलत नहीं है? गलत नहीं है मतलब क्या है? सही है ना। यानी क्या बोला? स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट, मतलब क्या बोल रहा है? ये करेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये करेक्ट की बात कर रहा है। तो करेक्ट की बात हम भी करेंगे, है कि नहीं? बताओ क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 1, कोशिका आवरण एक रासायनिक रूप से जटिल सुरक्षात्मक आवरण है। सेल एनवेलप इज अ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। 2 कहता है कोशिका आवरण 3 ढीली रूप से बंधी परतों से बना होता है। सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ 3 लूजली बाउंड लेयर्स, है ना। ऑप्शन 1 कह रहा है यहाँ पे कथन नंबर 3 में, है ना, ग्लाइकोकैलिक्स एक ढीली परत है, मोटी और सख्त हो सकती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स मे बी स्लाइम लेयर बट थिक एंड टफ। ठीक है, और तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या कर रहा है? प्लाज्मा झिल्ली बाहरी दुनिया के साथ में संपर्क करती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, है ना। चलो यहाँ पे 4 को पढ़े अभी। 5वां नंबर में आते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है कि कोशिका आवरण के प्रकार और ग्राम स्टेनिंग यानी अभिरंजन विधि की प्रतिक्रिया के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल इनवेलप्स इन द रिस्पॉन्स ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया ऑफ द टाइप 4, है ना। क्या 4 को होता है? नहीं सर, 2 को होता है कि नहीं? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। कहता है मेजोसोम प्लाज्मा झिल्ली के इनफोल्डिंग से बनता है। मेजोसोम इज द फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। कहता है कोशिका भित्ति शोषण और स्राव प्रक्रिया में मदद करती है, बिल्कुल नहीं। पता सेल वॉल इज हेल्प इन रिस्पायरेशन और सेक्रेशन प्रोसेस। बताओ क्या 6ठा नंबर क्वेश्चन का कितना आंसर होगा? 6ठा नंबर क्वेश्चन में 7, 6, 4, 3, बिल्कुल ये 3 को क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। आप देख लेना इसमें, है ना। तो ये तो सही हो जाएगा आपका, है कि नहीं है? ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। बाकी क्या होगा बताओ? इधर वाला भी तो गलत होगा ना। चलो इधर वाला क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो ये तो भाई होगा सही। ठीक है, अब देखो क्या ये सेल एनवेलप 3 लूजली होता है? तीनों लूजली नहीं होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। ठीक है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली बाहरी दुनिया से संपर्क करता है। देख लो भाई सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 3 को क्या होगा, इसका सही हो गया, बाकी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, गलत विकल्प को चिन्हित करें। मैं कोशिश कर रहा हूं, सब पे डील करना पॉसिबल नहीं है, मैं केवल आंसर को फोकस कर रहा हूं कि आंसर आपका राइट क्या होगा। ठीक है, पता है गलत विकल्प को चिन्हित करें। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। कई बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के बाहर सूक्ष्म गोलाकार डीएनए प्लाज्मिड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बताओ, तो आपको याद होगा इस टाइप का होगा, इसमें क्या होगा बताओ, इसका जीनोमिक डीएनए होगा और बाहर में क्या होगा, इस टाइप का प्लाज्मिड भी होगा। कहता मेनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, है ना। ऑप्शन बी कहता प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कुछ अनोखे समलक्षण जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध देता है। प्लाज्मिड गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एग्जांपल क्या, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू बैक्टीरिया। ऑप्शन सी कहता है कि बैक्टीरियल कसाभिक के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। सही है, तो फिलामेंट सबसे छोटा भाग होता है और कसाभिक सतह के बाहर से, है ना, बाहर की ओर फैला होता है। फिलामेंट इज द शॉर्टेस्ट, बिल्कुल नहीं, शॉर्टेस्ट तो नहीं होता, लॉन्गेस्ट होता है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे क्या इसका ऑप्शन सही होगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, गलत विकल्प को चिन्हित करे, इसका गलत क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 7 नंबर का क्या होगा, तो फिलामेंटेबल तो गलत होगा भाई साहब। ये क्या होता है, बिल्कुल गलत है, छोटा भाग नहीं, ये क्या होता है, बड़ा भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, बड़ा भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया, बोलो हाँ की ना, क्लियर हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सही है, यहाँ पे गलत कथन पूछा है तो मैंने गलत को चिन्हित कर दिया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं 8 नंबर में, सतही संरचनाएं जिनकी गतिशीलता में कोई भूमिका नहीं होती है वे सभी के सिवाय कौन है, बताओ। द सरफेस स्ट्रक्चर एस दैट हैव नो रोल इन द मोटिलिटी आर एक्सपेक्ट पिलई, फिम्बरी, ए और बी बोथ, कसाभिक, फ्लैजिला, 7A, है ना। बताओ यहाँ पे ए बी सी डी में से कौन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8वां का। तो भाई साहब यहाँ क्या होगा, बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो रोल इन द मोटिलिटी आर एक्सपेक्ट, है ना। बताओ सभी में सतही संरचना जिसकी गतिशीलता में कोई भूमिका नहीं होती है वे सभी के सिवाय कौन है, यानी एक होगा, इसमें क्या होगा, वो एक होगा, इसमें कसाभिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, बताओ, डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, आगे नंबर 9 में आते हैं। बताओ 70S और एस का अर्थ क्या, 70S में एस का अर्थ क्या है, बताओ। 70S, एस इज स्टैंड्स फॉर अवसादन इकाई, सेडिमेंटेशन यूनिट, सेमिनेशन इकाई, सेमिनेशन यूनिट, अवसादन गुणांक, सेडिमेशन, है ना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेमिनेशन गुणांक, सेडिमेशन कोएफिशिएंट। मेरे बच्चा ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो गया, क्या हो गया जी, अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेट वर्ग यूनिट भी बोलते, अगर वो ऑप्शन रहता तो वो आता है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्यान समझिएगा। कई राइबोसोम एक एकल एमआरएनए से जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बताओ। सेवरल राइबोसोम्स may attach to a single mRNA from a chain is called, बताओ। ये वाला चेन बनाए थे ना, यहाँ आरएनए एमआरएनए से जुड़ के बनाया था जो, है ना, बताओ क्या बोलते हैं इसको, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, पॉलीऑक्सीराइबोसोम्स। एक से अधिक विकल्प सही है, बताओ क्या है, यहाँ एक से अधिक विकल्प सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक से अधिक विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो डी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं 11 में आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। 11वां नंबर कहता है गैस राजधानी नीले, हरित और बैगनी तथा और हरे प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया में पाई जाती है। गैस वेहिकल्स आर फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उपयुक्त कथन सही है क्या, द अबव स्टेटमेंट इज राइट। बताओ क्या है, ये सत्य है कि असत्य है, क्या है बताओ, ट्रू है, फॉल्स है, सत्य असत्य दोनों हो सकता है ना, मे बी ट्रू और फॉल्स, नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा ये, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बताते हैं भाई साहब ये क्या है, सही है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। गैस वेहिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन में भी, पर्पल में भी क्या होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जितने सारे मैंने क्वेश्चन उठाया है, सारा का सारा क्वेश्चन कहां से लाया बताओ, सारा का सारा क्वेश्चन कहां से लाया है, मैंने वहां से उठाया है जहां से आपको क्या है, आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन में रहने वाला चीज बिल्कुल गंदा बात है, आप मेरे जरूर बोलिएगा जहां कोई प्रॉब्लम हो। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है बताओ, अ सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ एक द्विस्तरीय लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, आ लिपिड बाइलेयर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का, है ना। एक लिपिड की एकल परत प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का,
लिपिड सिंगल लेयर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन सी कहता है एक द्विस्तरीय लिपिड प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। लिपिड बाइलेयर प्रोटीन लैक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन डी कहता है केवल एक द्विस्तरीय लिपिड है और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है। ओनली अ लिपिड बाइलेयर एंड लैक्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बताओ इसका बर्मा नंबर का क्या क्वेश्चन आंसर होगा? बताओ बर्मा नंबर का यहाँ पर आंसर मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए कि एक द्विस्तरीय लिपिड तो है, प्रोटीन भी है, क्या कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल सही है। लिपिड बाइलेयर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कंपोज होता है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 13 नंबर क्या कहता है? कहता है मेरा बच्चा कि मानव आरबीसी में झिल्ली में 52% है ना प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। क्या सही है? इन ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन हैव 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। उपयुक्त कथन क्या है? द स्टेटमेंट क्या सही है गलत है? तो बिल्कुल साहब यहाँ पे सही तो दिख रहा है मेरे को। बोलो हाँ कि ना। 30 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सत्य है तो सत्य है भाई। क्लियर है यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एकदम साधारण क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको। तो सिंगर और निकोलसन मॉडल यानी द्रव मोज़ेक मॉडल के अनुसार द्विस्तरीय लिपिड का अर्थ की अर्ध द्रव प्रकृति के भीतर प्रोटीन की क्या होती है? गति को सक्षम बनाती है। सबसे उपयुक्त शब्द रिक्त स्थान में पूर्ति करे। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर इज लिपिड्स enables the fill in the blanks movement of protein with the overall bilayer fill in the blanks with the most appropriate words। सीधा होता है क्या? पार्श्व होता है क्या? उधर वेंट्रल या गोलाकार? कैसे ये मूवमेंट करता है? सीधा जाता है, टेढ़ा जाता है, ये जाता कैसे भाई साहब? तो ये पार्श्व जाता है यानी कि ये लैटरल जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में। उदासीन विलेय की गति और झिल्ली के पार प्रसार द्वारा पानी की गति किसके अंतर्गत आती है? बताओ। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन कम्स अंडर निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वाहन परिवहन व्हीकल ट्रांसपोर्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस है ना, नन ऑफ द एबव। बताओ 15 नंबर में चलेंगे हम लोग। निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना जी, है कि नहीं? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 16 नंबर में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी क्या है बताओ? गलत को पूछ रहा है। पहले देखो क्वेश्चन बनाने से पहले से क्वेश्चन को समझना होता है और लिखना होता है। नॉट करेक्ट मतलब क्या होगा? बताओ। इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? इनकरेक्ट की बात हो रही है। अब यहां बात करो यहां से। ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटी कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा होती है 0.3 माइक्रोमीटर लंबा। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन है ना म्यू एम इन लेंथ। सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। लार्जेस्ट एसोसिएटेड सिंगल सेल क्या हो गया? एग ऑस्ट्रिच है ना। कहते आगे बैक्टीरिया का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर, साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 है ना माइक्रोमीटर। और डी नंबर में बोलता है विशिष्ट यूकारियोटिक कोशिका का जो आकार है कितना है भाई? बताओ। 3 से 5 माइक्रोमीटर का। या टिपिकल यूकारियोटिक सेल जी नहीं सर, यहाँ पे क्या होता है? 10 तक होता है, 10 माइक्रोमीटर तक होता है ना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? डी हो गया। 16 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में आते हैं। Na+K+ पंप किसका उदाहरण है? Na+ पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक प्रक्रिया जिसमें एटीपी का उपयोग किया जाता है। अ प्रोसेस विच द एटीपी इज यूटिलाइज्ड। बिल्कुल सही बोल रहा है। पहाड़ी ढलान का परिवहन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। और क्या बोल रहा है बताओ? प्रसारण ऑस्मोसिस। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ 17 का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? 17 का यहाँ पे यह प्रक्रिया जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है? एटीपी का क्या करते हैं हम लोग? बताओ। यहाँ से बर्बाद करते हैं, एटीपी खत्म करते हैं, खपत करते हैं, है कि नहीं? बताओ। यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया 17 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में आते हैं। 18 क्या कहता है? तो 18 कहता है कोशिका भित्ति और मध्य लैमेला को है ना द्वारा पार किया जा सकता है जो पड़ोसी कोशिका के है ना को जोड़ता है, रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द से भरे। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में भी है ना ट्रांसवर्स बाय द फिल इन द ब्लैंक्स व्हिच कनेक्ट द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ नेबरिंग सेल्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। बताओ। प्लाज्मोडेस्माटा नाभिक, प्लाज्मोडेस्माटा न्यूक्लियस, प्लाज्मोडेस्माटा है ना कोशिका द्रव, प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी नाभिक प्लाज्मोडेस्माटा न्यूक्लियस और प्लाज्मोडेस्माटा। आगे डी कहता है कोशिका द्रव और प्लाज्मोडेस्माटा है ना साइटोप्लाज्म क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। बताओ इसमें पहला क्या भराएगा और दूसरा क्या भराएगा? 18वां नंबर में। 18वां नंबर में भाई साहब पहला तो प्लाज्मोडेस्माटा तो हो गया, लेकिन नाभिक तो नहीं होगा। तो भाई साहब किसको प्लाज्मोडेस्माटा जुड़ता है? किसके लिए? कोशिका द्रव के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 का।
चलिए आगे बढ़ते बालक। 19वां नंबर में आते हैं। तो अंतःझिल्लीय तंत्र में शामिल है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, लाइसोसोम, राजधानी वैक्यूल्स, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, सुषुम्नापुटिका माइक्रोबॉडीज, कोशिकीय कंकाल साइटोस्केलेटन। बताओ यहाँ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? इतना मैंने साथ को क्या लिखा, ऑप्शन दिया, इसमें कि आपको चूज करना होगा कौन कौन सा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, ये है ना 19वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ज्यादा मजा आएगा, इसका ऑप्शन साथ में रहेगा यहाँ पे हमारे पास। बताओ तो ये क्वेश्चन जो है VVI है, ठीक है, ध्यान से देखना। तथा निम्नलिखित में सही विकल्प को चिन्हित करें। केवल 1, 2, 3 और 4 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 1, 3 और है ना 4 सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं पहला से पढ़ते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल होता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल होता है, लाइसोसोम बिल्कुल होता है, ठीक है ना, और राजधानी बिल्कुल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सुषुम्नापुटिका नहीं होती है, कोशिकीय कंकाल नहीं होती है ना। बताओ तो ये 3 चीज गायब कर दिए, बाकी ये क्या हुआ 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 क्या बिल्कुल राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 19 का ऑप्शन नंबर ए जा राइट आंसर। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से रखिएगा चीजों को। अगला पॉइंट क्या करता है, 20वां नंबर, 20 नंबर है क्वेश्चन, शानदार देखिएगा इसको, है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण और स्राव में सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में अक्सर देखा जाता है? Which of the following is frequently observed in the cell actively involves the protein synthesis and the secretions? बताओ खुरदरा आंतर प्रद्रव जालिका, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके बारे में बोल रहा है? बताओ क्या बोल रहा है? प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण की बात कर रहा है, इनकी सेक्रेशन की बात कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, AB दोनों है ना, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। मेरा बच्चा 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा केवल और केवल RER के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 21 में आते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन तो कंफ्यूजेबल है, एक क्वेश्चन को जो बना लिया, ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कितने भी कठिन प्रश्न आ जाएंगे इस चैप्टर से, आप उसको छोड़ोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप केवल जो मैं पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दिया कीजिए, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत नहीं है, मतलब सही है? सही को चूज करना है, इनकरेक्ट नॉट इनकरेक्ट मतलब किसको करना है बताओ? तो करेक्ट को चूज करना है, जो करेक्ट हो जाएगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे किस नंबर में, है कि नहीं? बताओ यहां पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी उपकरण तो क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, गोल्जी apparatus पावर हाउस सेल बिल्कुल गलत है। सूत्रकणिका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल नहीं। लाइसोसोम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड का उत्पादन करता नहीं, पचाता है ये। लाइसोसोम प्रोड्यूस नहीं, डिक्रीज करता है ना। आगे डी में रिक्तिकाएं या राजधानियां पौधे की कोशिकाओं के आयतन का 90% तक भाग को घेर सकती है। वैक्यूल्स कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। सही पूछा मैंने, सही लगाया, बाकी तीनों क्या है? ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं 22 में आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या करता है? देखो सबसे हल्का क्वेश्चन ये, इस चैप्टर का सबसे हल्का क्वेश्चन ये वाला है ना। कहता है देख लो कि ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, हरित लवक दिख रहा है, ठीक है ना। हरित लवक में व्यवस्थित चपटी झिल्लीदार थैलियां, जो चपटी झिल्लीदार होता है, क्या बोलते हैं इसको? थाइलोकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? थाइलोकोइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, कहता है इसको थाइलोकोइड कहा जाता है, सही है। उपरोक्त आरेख में थाइलोकोइड को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है, बताओ तो थाइलोकोइड को यहाँ गिनो ना भाई, थाइलोकोइड कौन सा है बताओ? तो इसको पूरा को बोलते हैं ग्रेनम दिया हुआ, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रोमा बी नंबर में, है ना। तो थाइलोकोइड्स किसको बोलेंगे? तो ए नंबर वाले को क्या थाइलोकोइड्स बोलेंगे? बताओ ए नंबर वाले को क्या बोलेंगे? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी में है ना, ए वाला हो, ऑप्शन नंबर सी में मार देंगे। यहाँ पे सी में है, ऑप्शन नंबर सी में, सी जगह पर नहीं है, इसी जगह पे जो लैमेला बोलेंगे भाई साहब। यहाँ पे ए जो दिख रहा है ये है थाइलोकोइड्स, ठीक है। तो ए वाला स्थान पे, तो ए वाला स्थान कौन ऑप्शन में है? ए में तो है नहीं, बी में तो है नहीं, सी में है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे लोग को हुआ है, ठीक है ना। सोचा है ए और मार दिया ऑप्शन नंबर ए, जबकि ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर में न्यूक्लियस का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831, रॉबर्ट ब्राउन 1831, रॉबर्ट ब्राउन 1835, जॉर्ज पैलेट 1953 1953, जॉर्ज पैलेट, कैमिलो गोल्जी 1898, कैमिलो गोल्जी 1898। बताओ न्यूक्लियस का वर्णन के बारे में कर रहा है, फर्स्ट टाइम में डिस्क्राइब कौन किया था? 23 नंबर क्वेश्चन में बालक
23 नंबर कर लेंगे हम लोग रॉबर्ट ब्राउन के साथ में, है ना, 1831 में। तो देख रहा है सारा का सारा टाइमिंग क्या है बाबू, आपको अलग ही दिख रहा था। सबसे पहले तो ही आए थे रॉबर्ट ब्राउन साहब। ऑप्शन नंबर 1 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में ये सबसे हल्का क्वेश्चन, कि उपरोक्त चित्र दर्शाता है किसको, बताओ ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई साहब ये तो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो कहा है ऑप्शन नंबर डी में, सूत्र कनिका माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे अलग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा है बट कोई दिक्कत नहीं, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। कहता है उप मेटासेंट्रिक गुणसूत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है पूछ रहा है, ना गलत पूछ रहा है ना कुछ और, सही है। Which of the following statement is correct about सब मेटासेंट्रिक। आपको पता होगा सब मेटासेंट्रिक क्या है, मेटासेंट्रिक में बिल्कुल बीचों बीच, है ना, और दोनों एक्सिस क्या है, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या, दोनों इक्वल होगा। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है बताओ, हल्का सा ऊपर गया, ज्यादा नहीं, हल्का सा ऊपर, तो हल्का सा ऊपर गया कि नहीं गया बताओ। इसमें थोड़ा निचला बड़ा, थोड़ा ऊपर हिला क्या छोटा, बताओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए में सेंट्रोमियर एक छोर के पास होता है थोड़ा सा, जो एक छोटी भुजा और एक लंबी भुजा बनाता है। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। पढ़ेंगे आगे, सेंट्रोमियर इज नियर टू वन इनफॉर्मिंग एंड वन शॉर्टर आर्म ऑफ द लॉन्गर, नो वन लॉन्गर आर्म। मध्य मेटासेंट्रिक गुणसूत्र की तो होगा नहीं, ठीक है ना। कहता है यहाँ पे देखो मिडिल की बात कर रहा, बात ही नहीं करेंगे इसमें हम। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अंतिम छोर पर ये भी नहीं करेंगे, है कि नहीं है, बताओ। टर्मिनल जो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या चलेगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए में चलेगा, है ना। बताओ ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन। बताओ वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ये क्वेश्चन को याद जरूर रखेंगे। मिलते हैं फिर बात से अगले सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।